हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षिता तोमर। तो हमने जो है फर्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। कंप्लीट हो गया है चैप्टर। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस वेरी इजी, तो थोड़े बहुत देख लेते हैं। ठीक है। नोट्स तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराई दूंगी, फिर भी पहले क्वेश्चंस आप देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, list the item of food available to people in Harappan cities. Identify the group who would have provided these. तो देखिए, हमें कौन कौन से आइटम्स हड़प्पन सिटीज़ में मिले हैं। तो हमें जो है प्लांट्स से बहुत सारे आइटम्स मिले हैं। ठीक है। अब प्लांट से कौन लोग करवाते थे उसको, तो वो लोग जो कि फूड गैदर करते थे, या फिर फार्मर्स, क्योंकि वो लोग जो है फार्मिंग भी करते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे क्रॉप्स मिली हैं। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे लोग फार्मिंग भी करते होंगे, तो फार्मर्स हो गए। ठीक है। प्लांट से जैसे कि हमने देखा था, देखो, मिलेट्स मिली है, बार्ली के ग्रेन्स मिले हैं, है ना। और हमें बहुत सारे, और लेंटिल हुआ, पी चिकपी हुआ, तो ऐसे हमें बहुत सारे ग्रेन्स मिले हैं। तो ये जो है फार्मिंग के थ्रू ही आए थे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फूड गैदरर्स हो सकते हैं या फिर फार्मर्स हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा सामान एनिमल्स के थ्रू जो आया, तो एनिमल्स भी, एक तो वाइल्ड एनिमल्स को मार के, ठीक है, उनके मीट वीट को, जैसे कि और फिशेस भी हो गई, और वहाँ पे जो है वो मीट इनसे लेते थे वाइल्ड एनिमल्स से, क्योंकि हंटिंग वगैरह करते थे, हमने पढ़ा था। दूसरा एनिमल्स से हो गया कि वो लोग जो है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे, उनसे फूड कलेक्ट करते थे, जैसे कि मिल्क हो गया, है ना, काओ है, तो मिल्क मिल्क हो गया, है ना, गोट का मिल्क हो गया। तो इस तरह से उनके मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस तरह से वो लोग वहाँ से कलेक्ट करते थे। ठीक। तो हमारे कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो वहाँ से हड़प्पन साइट से हमें मिले हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं ये इसको करते थे। तो अब अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, तो एनिमल्स में फार्मर्स पे आते हैं, जो कि हर्डर्स बोल सकते हैं उनको, जो कि हर्डिंग वगैरह करते थे। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, हंटर्स, क्योंकि ये लोग जो है हंटिंग करते थे, और हंटिंग के थ्रू जो है मीट वगैरह कलेक्ट करते थे। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इस तरह से आप लिखोगे, डिफरेंशिएट करोगे थोड़ा और अच्छा लिखना। ये मैंने तो ऐसे बताने के लिए, समझाने के लिए आपको बताया है, इस तरह से लिखाया है, लेकिन आप थोड़ा और अच्छी तरह से, और थोड़ा सा और चार चीज़ों से देख 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 के, और दोबारा से अपने टेक्स्ट को ढंग से पढ़ के तब आप लिखेंगे। ठीक है। कुछ चीज़ें आप हम छूट जाती हैं, तो वो नहीं छूटनी चाहिए आपसे, क्योंकि फिर क्वेश्चन आंसर्स की थोड़ी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन बताता है, क्या बोलता है ये, कि सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस कैसे ट्रेस किए गए हड़प्पन सोसाइटी में। तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ट्रेस करने के उनके पास दो ही ऑप्शंस थे। पहला हमने आपको बताया था, लग्जरीज हो गई, लग्जरियस थिंग्स हो गए। ठीक है। जो कि सिर्फ वहीं मिलती थी, जहाँ पे, क्योंकि ये लग्जरियस थिंग, देखो, पहला तो ये था कि इनको बनाना, इनके लिए रॉ मटेरियल लेके आना वो बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है। रॉ मटेरियल लेके आना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो है तीन चार तरीके अपनाते थे रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए लग्जरियस थिंग्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता था, उसको जो है गैदर करना बहुत मुश्किल था। दूसरा, उसमें जो सामान लगता था वो भी बहुत प्रीशियस होता था। अब सामान प्रेशियस होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उस टाइम के लोग थोड़े बहुत तो समझदार होंगे ना, उनको जब पता है कि संभाल के कौन कौन सी चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है ना, कौन सी चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो उन्हें पता होगा। तो उसी को देखते हुए उनके हिसाब से जो वैल्यूएबल चीजें थी, तो वैल्यूएबल चीजें भी नहीं मिल पाती थी, उसकी वजह से लग्जरियस थिंग्स जो हैं बहुत कम प्लेसेस में मिली हैं। ठीक है। दूसरा ये कि लग्जरियस थिंग्स आज भी आप देखो तो वही कुछ लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि प्राइस की वजह से, है ना।
तो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उस टाइम की भी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी प्राइस के हिसाब से, तो नहीं कर पाते होंगे हर लोग। ठीक, सब लोग नहीं बना पाते होंगे उनको। ठीक, क्योंकि सब लोग क्राफ्टिंग में भी तो नहीं करते थे ना काम। तो इसीलिए लग्जरियस थिंग्स बहुत कम मिली हैं। कुछ कुछ साइट्स मिली हैं, जैसे कि बहुत जो बड़ी बड़ी साइट्स हुई, जैसे कि हड़प्पा हुआ, है ना, हड़प्पा हुआ। तो वहाँ वहाँ की जो साइट्स हैं, हड़प्पा हुआ और मोहनजोदाड़ो हुआ, है ना। तो ये जो साइट्स हैं, इन बड़ी बड़ी साइट्स पे जो है लग्जरियस थिंग्स मिली हैं, जो ये बताती हैं कि कितना डिफरेंशिएशन था लोगों की लाइफ स्टाइल में, कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, इसीलिए वहाँ पे लग्जरियस थिंग्स मिली हैं। जो स्मॉल सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है इतने रिच पीपल नहीं रहते थे, कॉमन पीपल रहते थे, तो इसलिए वो लग्जरियस चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो वो उनके पास नहीं है। ठीक। अब लग्जरियस थिंग्स के अब आप एग्जांपल भी देखो दोगे लग्जरियस थिंग्स का, जैसे कि फाइनेंस के हमने बताया था आपको कि जो है फाइनेंस के क्या मिले हैं, पॉट्स मिले हैं। तो वो भी आप बताओगे कि फाइनेंस के पॉट्स मिले हैं, है ना। तो वो भी बहुत लग्जरियस थिंग्स है। और गोल्ड हो गया, क्योंकि गोल्ड के हमें होर्ड्स मिले हैं, तो हम बता सकते हैं कि गोल्ड लोग छुपा के रखते थे, इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो उनके लिए प्रीशियस होगा। ठीक। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो दूसरा हम बताएंगे कि क्या है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स इसलिए क्योंकि ब्यूरियल्स में देखो, हम अगर आप एक अच्छे रिच पर्सन हो, रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो ब्यूरियल्स होंगी, जो कब्रें होंगी, वो भी आप बड़े अच्छी तरह शान और शौकत वाली, बड़े अच्छी टाइप की बनवाएंगे, उसमें अच्छी मार्बल यूज करेंगे। ठीक है, उसके संग अगर अगर कुछ उसकी प्रीशियस थिंग्स हैं जो उस बंदे को बहुत प्यारी होंगी, तो आज भी आप कभी देखो या सुनोगे, तो उसमें भी ये भी होता है कि अगर उस बंदे की बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं जो उसे बहुत पसंद थी, तो अगर आप उन चीजों को क्या करते हो, उसमें दफना देते हो उसके साथ, कि वो आफ्टर लाइफ जब उसकी रीबर्थ होगी तो वो उन्हें यूज करेगा। ऐसी मानसिकता अभी भी लोगों के माइंड में है, इसीलिए वो बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, आगे का जीवन अच्छा होगा। आगे जो जन्म मिलेगा उसमें अच्छे अच्छे कर्म करो, है ना। अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो आगे वाला जीवन भी अच्छा मिलेगा। तो ये वाली बातें रीबर्थ में लोग बिलीव करते थे उस टाइम पे भी। देखो, आफ्टर लाइफ में अंतर है और रीबर्थ में अंतर है। रीबर्थ मतलब ये जो बंदा मरा है इसी की पुनर्जन्म होगा, वापस से यही बंदा वापस आ जाएगा। ठीक। इसको पता होगा कि इसने जो है इसकी कौन सी प्यारी चीजें हैं जो उसे आगे जाके यूज करनी है आगे वाली लाइफ में। आफ्टर लाइफ क्या होता है? आफ्टर लाइफ होता है कि इस लाइफ को खत्म कर दिया, ये लाइफ एंड हो गई। अब जो हमारी सोल है, अब जो हमारी आत्मा है, वो दोबारा से नया शरीर धारण करेगी। तो वो क्या होगा? वो आफ्टर लाइफ हो गया, यानी इस लाइफ का एंड, दी एंड। यहाँ के जो पाप थे, यहाँ के जो पुण्य थे, वो हमने फिनिश कर दी। यहाँ के जो वर्क्स थे वो हमने फिनिश कर दी। अब हमारा यहाँ से कोई इस जीवन से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये होता है दो अंतर, दोनों में अंतर, आफ्टर लाइफ और रीबर्थ में। तो वो लोग रीबर्थ में बिलीव करते थे, यानी ये बंदा दोबारा पैदा होगा, इसलिए इसकी जो इसे चीजें पसंद है वो इसको दफना दो, क्योंकि इसे जरूरत होगी। इसीलिए ब्यूरियल्स में भी दो टाइप की चीजें मिली हैं। एक तो कुछ जो चीजें बहुत वैल्यूएबल चीजें थी, वैल्यूएबल थिंग्स, जैसे गोल्ड ज्वेलरी हो गई, है ना, और कॉपर बीड्स हो गए, जो बीड्स जो बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल्स से बने हुए होते थे। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कॉमन पीपल्स के जो है उनके पॉट्स हो गए, है ना, पॉट्स हो गए। और जो यूजेबल चीजें हैं जो यूज करते हैं लोग डेली लाइफ में, डेली यूजेबल थिंग्स जो होती हैं, उनको वो हो गई। तो इस तरह से जो प्रीशियस लोग थे, वो ऐसे ही, कोई बात नहीं भाई, तू ले जा अपने साथ, जो तूने कमाया है, हम और कमा लेंगे, इतने अमीर हम हैं। तो वो उस समय दफना देंगे। अब जो अमीर नहीं है, जो नॉर्मल पीपल है, जो कॉमन पीपल है हमारी तरह, तो वो क्या बोलेंगे कि नहीं यार, इतने तो इसको तो कुछ पसंद था ही नहीं, इसके साथ बस वो सामान डाल देते हैं जो सामान इसके रीबर्थ में क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, जैसे कि पॉटरी हो गई। ठीक। मिरर, कुछ कुछ मिरर मिले हैं, कॉपर मिरर्स। बीड्स तो मोस्टली हर जगह मिले, क्योंकि बीड्स वो ये लोग पहनते थे ना, ज्वेलरी, बीड्स बनाते थे।
तो बीड्स तो मोस्टली बीड्स में मिले हैं, लेकिन कॉपर की चीज़ें हो गई, कॉपर मेटल की चीज़ें हो गई, तो ये बहुत यूज टू था वहाँ पे उस टाइम पे कॉपर। तो वो चीज़ें नॉर्मल लोगों के ब्यूरल से मिल गई हैं। तो ये है डिफ्रेंसिएशन, इससे डिफ्रेंसिएशन ट्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, would you agree that the drainage system in Harappan cities indicate town planning gave reason for your answer? हाँ जी बताइए, है एग्री? क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल है। देखिए मैंने आपको बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम जो था वो पहले बना था। ड्रेनेज सिस्टम जो था वो हमारा पहले ही बन गया था हाउसेस से। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये रोड है, ये रोड है, ये हमारी नालियां हैं, ड्रेन्स हैं, यहाँ पे हाउस है, यहाँ पे हाउस है। अगर आप प्लानिंग के साथ बनाओगे तो पहले आपको रोड बनाना होगा। पहले हमें उसमें दिखा हुआ है टेक्स्ट में कि पहले जो है रोड बनाए गए, उनके बाद उनकी जो है ड्रेन्स बनाई गई, उसके बाद हाउसेस बनाए गए हैं। ठीक है, इसीलिए हर एक हाउस जो है वो इससे कनेक्टेड है ड्रेन से, ताकि जो वाटर है, जो वेस्ट वाटर है वो हमारा इसमें ड्रेन्स में बह जाए, ड्रेन से सब बह के, और जो बाहर का एरिया है वहां पे एक गड्ढा होता था, उस गड्ढे में डिपॉजिट होता था। ठीक है, हाँ आई नो इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, पर बनाना है क्योंकि आपको समझाना है, तो समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से रोड बनाए गए हैं पहले, उसके बाद जो है हमारे रूम्स, जो हमारे हाउसेस हैं वो बनाए गए हैं। तभी आप देखो ना, आप ऐसे कैसे बना सकते, देखो आप ये सोचो कि एक हाउस बना दिया, अब फिर उसके बाद दो तीन हाउस बना दिए, अब रोड बनाएंगे। अब ये हाउस ये इधर है, ठीक है, सॉरी, ये हाउस इधर बना हुआ है ना, अब ये हाउस इधर बना दिया हमने, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ये हाउस थोड़ा हमने इधर बना दिया, तो ये तो इस तरह से बन गए ना, तो इसमें कहाँ प्लानिंग आपको, ये तो, और फिर रोड कैसे बनेगी, रोड ऐसे ऐसे थोड़ी बनेगी। ठीक है, रोड ऐसे थोड़ी बनेगी, समझ रहे हैं, रोड ऐसे नहीं बनेगी। अब तो यही चीजें थी, इसीलिए उन लोगों ने पहले ही रोड का कंस्ट्रक्शन किया, कि रोड अगर सीधी होगी तो उसके आसपास जो हाउस है वो भी प्रॉपर एक लेन में, प्रॉपर एक जो है एरिया में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हाउस एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, अब रोड बनाते रहो। आर्किटेक्ट हो जाए पागल कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, घर भी ढंग से नहीं बना सकते। ठीक, तो इसलिए पहले रोड बनती है, उसके बाद हाउसेस बनते हैं। याद रखिएगा, अभी भी ऐसे ही होता है, डोंट वरी। पहले जब आप प्लॉटिंग करते हो, आपने कभी प्लॉट करते हुए देखे अभी के टाइम पे, तो आप जाके कभी देखना, तो उसमें यही होता है कि पहले जो है अब रोड बना देते हैं, कि रोड बना दी, उसके बाद जो है वो हाउसेस के हिसाब से देखते हैं कि इतना वर्ग गज एरिया है, इतना वर्ग गज एरिया है, उस हिसाब से रोड बनाते हैं, उसके बाद वहां पे हाउसेस बनते हैं अभी भी, है ना। तो उस टाइम पे भी लोग टाउन प्लानिंग करते थे, तो यही इसका एक इंडिकेशन है हमारे आंसर का। और दूसरा तो ये भी है कि वहाँ पे जो है स्ट्रीट्स, और भी थोड़ा सा इसमें और एडिशन कर देंगे कि वहाँ पे जो ग्रिड पैटर्न यूज करते थे रोड्स का, ठीक है, तो जो है दो रोड आपस में इंटरेक्ट करते थे, कट करते थे, है ना, और वहाँ पे जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था उस वो 90 डिग्री पे होता था, और वहाँ पे जो है एक डस्टबिन रखा हुआ होता था जो कि वो क्लीननेस को शो करता था उनकी आंखें। ठीक, और वहाँ पे जो है हर जो एरिया है वहाँ पे जितने भी सेटलमेंट्स हैं उन सब में बेग्ड ब्रिक्स जो यूज हुई हैं, जो सन ड्राइड ब्रिक्स यूज हुई हैं, वो उनका एक स्टैंडर्ड रेशियो था। तो ये भी हम डाल देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट द मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच
एनी वन काइंड ऑफ बीड वॉज मेड। हाँ, तो देखो, सबसे पहले कौन कौन से स्टोन्स स्टोन्स यूज होते थे। स्टोन्स में कौन कौन से स्टोन हो गए, देखो कार्नेलियन हो गया, है ना, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, ठीक है। और भी बहुत सारे अदर मेटल्स यूज होते थे। पहले हम लिखेंगे कौन कौन सी चीजें यूज होती थी। तो मेटल्स में कॉपर, ब्रॉन्ज, ठीक है, और देखो गोल्ड और शेल, फाइन से, टेराकोटा और क्ले, वो बर्न्ट क्ले, ठीक है, इनसे बनते थे बीड्स। और इसमें शेप दे रखी है। हाँ, तो शेप भी बता देते हैं, शेप कैसी थी उनकी, जो कि सिलेंड्रिकल शेप के होते थे। सिलेंड्रिकल हो गई, राउंड राउंड शेप हो गई, और कौन सी थी, सेगमेंटेड हो गई, और रेक्टेंगुलर। इस तरह से और भी शेप्स हैं, तो आप देख लीजिएगा। इस तरह से ये शेप्स हो गई। अब पूछा है कि किस तरह से क्या प्रोसेस होता था। तो देखो पहले वो लोग जो है स्टोन्स और रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे। उसके बाद जो है उनको शेप देते थे, उनको चिप्ड करके, उनको अच्छी तरह से घिस के, उनको पीछे काट कूट के, हैं कटिंग वगैरह कर कूट के, उनको जो है चिप करते थे। नोड्यूल्स वगैरह उनको जो है पहले देखो पहले करते थे। पहले हमने रॉ मटेरियल कलेक्ट किया, फिर जो है हमने उनको शेप दी, फिर हमने उस शेप को वापस से चिप्ड करके, ऐसे छेनी से होती होती है, उससे थोड़ा थोड़ा धीरे 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 काट काट के जो है उसे प्रॉपर शेप देते हैं। उस प्रॉपर शेप के बाद उस पे जो है कलर किया, है ना, कलर वगैरह भी करेंगे। ठीक, कलर में भी बहुत सारे कलर होते थे, है ना, CLOUR। भाई बताओ कलर की स्पेलिंग गलत तो भी बताओ। कलरिंग वगैरह, पेंट वगैरह हो गया, है ना। उसके बाद जो है, या तो पहले कुछ कुछ पहले कर लेते थे, कुछ कुछ पे बाद में। तो कलर हो गया, है ना। अगर नहीं हुआ है तो बाद में कर लेंगे। तो पहले हम फिर उसके बाद जो है उसको फ्लेक फ्लेकिंग करते थे, यानी उसको जो है बर्निंग, मतलब उसको जो है उस पे आग पे सेकते थे, ठीक है, ढंग ताकि वो हार्ड हो जाए। उसके बाद जब वो अपना कलर चेंज कर लेते थे, जो रॉ मटेरियल होता था, तो उस पे अगर अगर और जरूरत होती थी पेंट वगैरह करने की, तो वो सब पेंटिंग वगैरह करते थे। वरना तो ग्राइंडिंग किया, पॉलिशिंग किया, और ड्रिलिंग किया, और बाद में बेच दिया। और ये मेनली कहाँ होता था, तुम्हारा चाणोदारो में, लोथल एंड धौलावीरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये जो इमेज है, आप देखो बुक में, इस इमेज के बारे में हमें बताना है कि ये पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज द बॉडी प्लेस्ड, ये किस पोजीशन में कैसे रखी हुई है। तो ये एक ब्यूरियल के अंदर है, जो कि एक लग रहा है हमें कि ये सीमेंटेड है, और लग रहा है कि ये हमें इस फोटो के हिसाब से मुंडी इसकी नॉर्थ में है और पैर साउथ में है। तो नॉर्थ साउथ पोजीशन में रखी हुई है ये, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट। देखो तो हमें पॉट दिख रहा है, ये भी कुछ पॉट टाइप का ही है, पॉटरी है, जार है ये, है ना। तो क्या पॉटरी, पॉट्स या पॉटरी, ये प्लेट सी लग रही है, हाँ तो प्लेट्स हो गई, लिख दो। और जार, ऑर्नामेंट भी लिख देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पड़े ही होंगे, हमें दिख नहीं रहे। दिखा दिखा, ये देखो एक बैंगल टाइप का है ये शायद, इस पे फोकस करते हैं जरा। तो ये देखो ये बैंगल जैसा लग रहा है, तो ये ऑर्नामेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर देयर एनी आर्टिफैक्ट ऑन द बॉडी। हाँ, आर्टिफैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा उसकी बॉडी पे आर्टिफैक्ट, ये वाला। तो क्या है उसकी बॉडी पे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि उसकी बॉडी पे आर्टिफैक्ट है। तो क्या है, एक बैंगल दिख रहा है हमें। अरे भाई भाई, लगता है मुझे इंग्लिश क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते करते ना, ये ऐसे ही होता है फिर, आप यूज मत किया करो इतने। तो बैंगल्स हो गए, बैंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, आप देखो दिखाई दे रहा है ये, है ना। अब इस शेप को देख के उसका जेंडर बताना है, उसका सेक्स बताना है कि ये शेप किसकी है, मतलब ये बॉडी क्या इंडिकेट करती है। देखो इसने चूड़ी पहन रखी है, बैंगल पहन रखा है, तो बैंगल जो है मोस्टली अब का कंपैरिजन करेंगे तो विमेन पहनती हैं, ठीक है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो मोस्टली ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, विमेन का। एक ये भी हम अपने अकॉर्डिंग मान रहे हैं, पर हम बैंगल के आधार पे इसको विमेन बता देते हैं, पर ये मैन भी हो सकता है क्योंकि मैन भी उस टाइम पे ट्राइबल्स आप देखो तो बैंगल बैंगल पहन के रहते हैं ना, लेकिन हम विमेन मानेंगे, ओके। थोड़ा सा नैका तो फीमेल्स को कहीं ना कहीं तो दिखाओ यार। तो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मोहन दारो। तो ये क्वेश्चन काफी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप। सबसे पहली चीज आपको बताना है मोहनजोदारो के बारे में, जो भी आप जानते हो। आप क्या जानते हो इसके बारे में कि ये कब और किसने इसको खोज किया, उसको डिस्कवर किया। 1922 आर डी बैनर्जी ने किया, ठीक है। फिर उसके बारे में आप क्या जानते हो कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है, 250 में। एक मिनट, तो वो आप देख लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा पता, मतलब याद नहीं है। 250 है शायद, 250 एकड़, जितना भी इसका एरिया है, उस एरिया का 7 एकड़ है, कितना है, 7 एकड़, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ। तो नेक्स्ट आप बताएंगे कि कितने एरिया में फैला हुआ है, फिर आप बताओगे कि ये जो है सबसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट साइट है, और ये कहाँ लोकेटेड है। इतना बताने के बाद आप उसके फीचर्स बताना शुरू करोगे। पहला, ये सबसे पहली प्लान्ड अर्बन सिटी है, साइट हमारी हड़प्पा साइट की। फिर आप बताओगे कि आप प्लानिंग में बताओगे ना कि वहाँ पे जो है डिजाइन ब्रिक्स हैं। फिर उससे पहले बताओगे आप
कि वहाँ पे जो लोअर टाउन और सिटाडेल है, दो टाइप में डिवाइड है हमारा जो वहाँ पूरा सेटलमेंट्स है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है ये फोर्टिफाइड है ताकि कोई बाहर का रूलर हमारे ऊपर आके आक्रमण ना कर दे। वॉल लगी हुई हैं और वॉल्स के थ्रू आपस में भी ये दोनों सेटलमेंट अलग हैं, सेपरेटेड हैं। और उनके बारे में बताएंगे। आप लोअर टाउन के बारे में बताएंगे अलग से और सिटाडेल के बारे में बताएंगे कि जो लोअर टाउन है सिटाडेल, सॉरी ये आजकल स्पेलिंग बड़ी गलत हो रही है मेरे से, बहुत बड़ी बात है, गलत बात है वैसे। ठीक है, तो लोअर टाउन में आप बताओगे कि ये जो है क्या है, ये नीचाई पे है, नीची जगह है, नीची जगह पे है, लेकिन क्या है बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े जो मतलब यहाँ पे जो है रेजिडेंशियल हाउसेस मिले हैं जहाँ पे कि 2 और 1 स्टोरी तक हाउसेस हैं। और वहाँ पे जो विंडो है वो दूसरी मंजिल पे है ताकि प्राइवेसी बनी रहे। उसके बाद आप और फीचर बताने लगोगे कि वहाँ पे कुछ हमें स्टेयर्स के वो एविडेंसेस मिले हैं कि स्टेयर्स होंगी ऊपर जाने के लिए, मतलब दूसरी मंजिल भी और भी मंजिल होंगी। और आप बताओगे कि वहाँ पे जो है एक बीच में कोर्ट यार्ड होता था। उससे पहले आप बताओ कि जो एंट्रेंस होता था वहाँ पे जो है वेल्स मिले हैं ताकि जो है जो चलते हुए राहगीर हैं वो वहाँ से आराम से पानी पी सके, रुक सके। उसके बाद बताओगे कि ब्रिक्स वगैरह जो है स्टैंडर्ड और बेक्ड ब्रिक्स यूज की गई हैं पूरे उसमें एरिया में, और उनके जो है स्टैंडर्ड रेशियो था पूरा, ऐसे बताओगे। फिर इसके बारे में बताओगे सिटाडेल के बारे में। तो यहाँ पे जो है लार्ज बिल्डिंग्स मिली हैं जो कि जो कि पब्लिक पर्पस के लिए यूज की जाती होंगी, जैसे ग्रेट बाथ मिला है, वेयर हाउस मिला है ना, और जो है ग्रेनरीज मिली हैं, इस तरह से चीजें मिली हैं। उसके बाद आप बताओगे लास्ट में ड्रेनेज सिस्टम, जो मैंने आप ऊपर आके आपको बताया है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताओगे कि कैसे ग्रिड ग्रिड पैटर्न से बना हुआ है, रोड बनाए हुए हैं, ड्रेन्स बनाए हुए हैं। ड्रेन्स जो है वो ऊपर से ढके हुए हैं जो है स्टोन स्लेब से, ताकि उनमें जो है उनको आसानी से हटा के साफ सफाई की जा सके और वो जो है ढके रह सकें ताकि कोई बीमारी ना फैले। उसके बाद जो है कूड़ा कचरा बाहर ना आ सके। ठीक है, प्रॉपर जो है सारे जो हाउसेज हैं वो उन ड्रेन से कनेक्टेड हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट वाटर है वो वहां से जो है हाउसेज से उन ड्रेन्स में डायरेक्टली आ सके ताकि हाउसेज क्लीन रह सकें। उसके बाद आप बताओगे कि जो है अ, हाँ, जो रोड है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, और वहाँ पे जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे हर जगह डस्टबिन्स मिले हैं। डस्टबिन्स जो हैं वो वहाँ की क्लीनलीनेस को दिखाते हैं, वहाँ के मैनेजमेंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, वहाँ के जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको दिखाते हैं। और हाँ, तो यही है बस इसमें। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिस्कस हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। देखो, तो रॉ मटेरियल जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए आता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए आपको हमें चाहिए, मैंने बताया था कि आपको की स्टोन्स हमें चाहिए होंगे, मेटल्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, स्टोन्स में कार्निलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज ये चाहिए। मेटल्स में कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल और फाइन्स, टेराकोटा, बर्न्ट क्ले, ये सब चाहिए हमें। अब ये पूछ रहा है कि कैसे वो लोग कलेक्ट करते होंगे, तो इसके भी तरीके हैं, 3 तरीके बताए गए हैं उनके थ्रू, वो बताऊंगी। पर उससे पहले आप एक बार ना ये भी बता देना, मतलब वैसे उन तरीकों में आ जाएगा वैसे तो, पर आप अलग से बता सकती हो कि एक अलग से चार्ट बना के ऐसे कि जो वहां से शोर चु गई है वहां से जो है हमें कार्नेलियन मिला है, कार्नेलियन मिला है, लेपिस लेजुली मिला है। इसे बताती हूँ, रुक चाहिए, देखो। शोर चु गई, शोर चु गई से हमें क्या मिला है, लेपिस लेजुली।
स्पेलिंग देख लीजिएगा। लेपिस लेजुली मिला है ना। आप अलग से बता सकते हो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद आप बता सकते हो कि लोथल से आपको क्या मिला है, कार्नेलियन मिला है। लोथल से कार्नेलियन लिया है आपने। ऐसे आप बता सकते हो, ताकि वो अलग से आप अगर ये चार्ट बना दोगे तो उसे बहुत आसानी होगी टीचर को चेक करने में। ठीक है, वरना तो मैं आपको तरीके बता रही हूँ, उस तरीकों में भी आप बता सकते हो। ठीक है, अब तरीका पहला क्या है? पहला तरीका है उनका, पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि वहां जाके एस्टेब्लिश्ड सेटलमेंट्स, आप वहां जाके रहने लगो, वहां के जो है अपने एरियाज को देखो। उसके बाद जो भी वहां पे चीजें मिल रही हैं आपको, उन सबको कलेक्ट करो और रॉ मटेरियल की तरह यूज करो कोई भी चीज को प्रोडक्शन करने में। ठीक है, दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि एक्सपेडिशंस, एक्सपेडिशन सेंड करो। इससे क्या होगा कि जो रीजन पे हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ पे भी हम अभियान करेंगे, अगर हम वहाँ कोई चीज़ें पसंद आएगी तो हम उनसे बात करने के बाद वहाँ से उसे ले आएंगे। ठीक है, जैसे कि राजस्थान के खेतरी रीजन से कॉपर और साउथ इंडिया से गोल्ड ये लाया गया था। थर्ड जो तरीका है वो है हमारा ट्रेड। ट्रेड के थ्रू मैंने बहुत आपको समझाया था चैप्टर के टाइम पे कि ट्रेडिंग वो कैसे करते थे, क्या करते थे। ओमान से लेते थे, है ना। और जो है ओमान हो गया है, एक एक बहरीन है, एक हमारा खुद का हड़प्पा है। और लोथल से करते थे मेनली। लोथल जो है उस टाइम का बहुत बेनिफिशियरी पोर्ट था, गुजरात में है। और मेसोपोटामिया से करते थे। तो ये ट्रेडिंग के थ्रू करते थे कुछ रॉ मटेरियल्स को एक्वायर। उसके बाद क्वेश्चन है, ये सब आप लिख दोगे, ओके। इसके बारे में अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा लिखना, प्रॉपर पॉइंट्स बना बना के। आठवां क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। अब देखो, इसमें पास्ट बोला गया है, कोई सा भी पास्ट, मतलब हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। वो उसमें ये नहीं बता रहा कि वो अब की इसकी हिस्ट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पूरी ही पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या मिला है। एविडेंसेस पे फोकस करते हैं कि एविडेंसेस क्या मिले हैं। एविडेंसेस रिटन फॉर्म में मिले हैं या अनरिटन मिले हैं, यानी अनरिटन, रिटन मतलब जो जो कि लिखे हुए नहीं है। कोई जैसे कि यहाँ पे मिले हैं, हमारे यहाँ पे हड़प्पा में बिल्डिंग्स मिली हैं, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, कॉइन्स, वेट्स, ये सब मिले हैं एविडेंसेस जिनका। अनरिटन में कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, जो कि हमारे, जिनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, जो कि रिटन फॉर्म में नहीं होता, कोई टेक्स्ट वैक्स नहीं होते, ना इंस्क्रिप्शंस होते हैं। ये सिर्फ जो है ऐसे कोई भी चीज मिल गई, रिमेन्स हैं हाउसेस के, बिल्डिंग्स के, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, कॉइन्स, वेट्स, मेजरमेंट एंड टॉयट्स, तो वो उसके एविडेंसेस मिल गए हैं, तो वो ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। उसके बाद डेड बॉडीज, उनके बहुत काम के भाई, क्योंकि इनके थ्रू वो जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जानते हैं कि कितनी साल पुरानी है, इसमें एक किसकी है, इसने क्या क्या पहन रखा है। उसके बाद ब्यूरियल्स को देखते हैं, क्या क्या मिला है यहाँ पे, इनके उनकी मानसिकता को समझते हैं। बड़े चीज, बहुत सारी चीजें ढूंढ लेते हैं लोग। आर्कियोलॉजिस्ट बड़े चालाक होते हैं, सब समझ लेते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो है टूल्स वेपन्स पे ध्यान देते हैं कि ये जो है टूल्स मिले हैं तो वो कल्टीवेशन के लिए थे, हार्वेस्टिंग के लिए थे, है ना, या फिर किसी को मारपीट के लिए थे, यानी जैसे कि हंटिंग वगैरह के लिए थे। ठीक, और ट्रेसेस ऑफ वेल्स, कैनाल्स, टैंक्स, ये सब इरिगेशन के मीन्स हैं। तो इस तरह से चीजें के ढूंढते थे हम। ये अपने हड़प्पा के उसमें रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं।
उसके बाद जो है रिलीजियस चीज़ों को ढूंढते थे वो, रिलीजियस चीज़ें जैसे कि हमारे यहाँ पे लिए ना, वो गॉडेस की मूर्ति मिली है, सील्स मिली है जो प्रोटो शिवा हैं, और कौन से वो कौन सा है, प्रीस्ट किंग मिले हैं। ठीक है, और हाँ, बस यही इसके रिकन्स्ट इस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर ये रिटन फॉर्म में मिल जाए तो हम सब कुछ समझ ही लेते हैं कि भाई भाई ये लिखा हुआ है। लेकिन रिटन फॉर्म में भी ऐसा होना चाहिए ना कि जो भाषा हम जानते हो, ऐसा नहीं कि इसकी तरह कि पिक्टोरल फॉर्म, पिक्टोरल वो हो, भाषा हो, लैंग्वेज हो, अब समझ ही नहीं पाए, अब तक डेसिफर्ड नहीं कर पाए हम। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी काफी चीजें बताते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना ढंग से क्लियरली नहीं बता पाते, तो इसलिए हम इसमें एजम्पशन ही करते रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शन दैट मे हैव बीन परफॉर्म बाय रूलर्स इन हड़प्पन सोसाइटी। तो वो क्या करते थे, बहुत सारे फंक्शंस थे। रूलर्स क्या करते थे, देखो रूलर्स बहुत ज़्यादा, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावर अच्छा होगा। पहली बात तो हम ये बताएंगे, इसे शुरू करने से पहले पहले हम ये बताएंगे कि वहाँ पे जो है रूलर्स के लिए भी उन लोगों के तीन चार मत थे। पहला तो ये कि वहाँ पे एगलिटेरियन सोसाइटी थी, इक्वल सोसाइटी थी, तो इसलिए वहाँ पे कोई रूलर नहीं था। दूसरा बोलते हैं कि वहाँ पे रूलर थे लेकिन बहुत सारे थे। तीसरा बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे कलेक्टिवली बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे एक ही रूलर हो। उसके बाद हम आते हैं इस पे कि वो लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा करते थे, तभी तो वहाँ पे सारी चीजें बहुत वेल मैनर्ड थी, वेल प्लान्ड थी, है ना। कॉम्प्लेक्स डिसीजन उनके थे, सब कुछ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड था। दूसरा कि वो लोग जो है प्लान्स और लेआउट पे बहुत फोकस करते थे, ठीक है, उनकी सब कंट्रोल में होता था, क्योंकि तभी तो इतने बड़े राज्यों को कोई चला पाएगा, है ना। उसके बाद जो है वो क्लीनलीनेस पे बहुत फोकस करते थे, प्राइवेसी पे बहुत फोकस करते थे, ठीक है। और क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्टिंग क्राफ्ट क्राफ्टिंग वगैरह पे, ट्रेडिंग वगैरह पे, और अपने आप को सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि बाहर की कंट्रियों से बचाने के लिए, तो इस तरह से। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट, हाँ, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, आपने देख लिए। अब इनको ढंग से कर लीजिएगा, और अब नेक्स्ट को चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम अभी शुरू कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम किंगशिप के बारे में पढ़ेंगे, फार्मर सिटीज कैसे डेवलप हो गई, और कहाँ से डेवलप हुई, कहाँ से लोगों ने समझना शुरू किया कि हमारी सिटीज डेवलप हो गई हैं। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो सी यू, टाटा, बाय बाय।